कि सबसे पहले उन नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है खेलने की, कूदने की और कुछ कर गुजरने की, तो उन नौजवानों के लिए इस क्षेत्र में मैं जानता हूं कि कोई भी खेल का मैदान कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उन नौजवानों के लिए खेल का मैदान सरकार के द्वारा छुड़वा के रहूंगा और उसको क्रिकेट स्टेडियम में बनाकर रहूंगा। मैं जिला पंचायत की कार्यशैली को बताऊं तो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया। सोच रखा है जैसे जिला पंचायत बनूंगा इस क्षेत्र में इंटर कॉलेज तो बने हैं लेकिन सारे प्राइवेट, सरकारी इंटर कॉलेज कोई नहीं। मैं जिला पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत इंटर कॉलेज का निर्माण करवाऊंगा। मैं ये मानता हूं इसका विरोध क्यों? अगर यूजीसी गाइडलाइन ये आई है तो ये किसके लिए है? आप अगर शोषण नहीं करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, लोगों का शोषण नहीं करते हैं वहां पे छात्रों का, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूं कि आप भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं। रोहित वेमुला जैसे लोग जो 2016 में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। कई ऐसे मामले इस क्षेत्र में हुए, कई लोग बीमार हुए और लखनऊ में मैंने भर्ती भी कराया उनको। भर्ती कराने के साथ में मुझे यहाँ तक जानकारी अगर आई कि उस मरीज को ब्लड की आवश्यकता है तो मैंने भीम आर्मी के नौजवानों को ले जा करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मैंने ब्लड डोनेट करने का काम किया। और कई ऐसे मामले हैं, लोगों की आवाज उठाया। कहीं भी शोषण होता है तो सबसे पहले मैं नजर आता हूँ। अब बताऊं, कोडयाला में जो घर उजाड़े गए हैं वो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे थे टिक्की बेच करके, टिक्की समोसा, ठीक है, उनके घर उजाड़े गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक वो पावर हमारे पास नहीं आएगा जिससे मैं समाज के लोगों का भला कर सकूं, इसलिए मुझे जिला पंचायत का जो है चुनाव लड़ने के लिए मैंने सोचा, अगर जनता ने मुझे चाहा, अवसर दिया, तो मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ जनता की आवाज बनूंगा और उनकी मदद करूंगा। आप चुनाव पे आते हैं, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी अब तक? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको सीधे सीधे दिखाऊं तो ये देखिए, सरकारी अस्पताल है सामने, इसकी आप दूरदशा देखेंगे तो शायद आपको शर्म आएगी। और यहाँ पे मैंने ये जानता हूँ कि यहाँ पे विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी लोग रहे। मैं उनका खुले आमतौर पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखिए आप सरकारी अस्पताल तो इसकी क्या व्यवस्था, यहाँ पे मरीज आते हैं तो उनको सही तरीके से इलाज भी नहीं होता है और कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप डिलीवरी केस कोई आ जाता है तो वहाँ की शौचालय की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। नमस्कार सभी दर्शकों को, स्वागत है आपका लखीमपुर खीरी दस्तक में। मैं हूं गौरव। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड व तहसील निघासन तिकोनिया में मैं मौजूद हूं और निघासन प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं दीपक जाटव जी, जो भीम आर्मी जो पार्टी है उससे जिला महासचिव हैं। तो हम इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में। जिला पंचायत सदस्य पद तो चुन करके आते हैं तो किस प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएंगे। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे जैसे नौजवानों की, जो नौजवान समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी बात को जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय दें और अपने मेरा नाम दीपक जाटव है। मैं लगभग 2017 से भीम आर्मी को चला रहा हूँ यहाँ पे। और जब मैं भीम आर्मी को यहाँ पे लाया, मेहनत किया, तो उस समय मैं लगभग वही 21 वर्ष का था। आज मैं 26 वर्ष का हो गया हूँ। तब मैं 21 वर्ष का था, तो उस समय मुझे बहुत ही मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मुझे यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं उन लोगों ने मुझे बड़ा दबाव बनाया कि ऐसा कहीं ना हो कि ये कल आ करके खड़ा हो जाए हमारे सामने। आज वही हो रहा है। आपका फेस का लुक बहुत ही प्यारा दिख रहा है और जो आपका मूछों का स्टाइल है वो हूबहू चंद्रशेखर आजाद जी से मिलता है। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ और उनको मैं जो आदर सम्मान करता हूँ। भाई चंद्रशेखर की जब टीम से जुड़ा और उनको ही देख के मैंने ये मूछें रखी। और शायद मैं जानता हूँ ये मूछों में बहुत ही ताकत है। ये मूछे, ये रुमाल अगर कहीं चला जाता है थाने कचहरी तो सभी सलूट करते हैं और बहुत ही इज्जत सम्मान देते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद की वजह से आज इस क्षेत्र में दीपक जाटव जी का नाम।
मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो भीम आर्मी का गठन किया और हम जैसे नौजवानों को पार्टी में काम करने का मौका मिला और आज चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। वरना नौजवानों को आगे बढ़ने का कहीं किसी भी पार्टी में मौका नहीं मिलता था। आज एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी, जिसमें नौजवानों को आगे चलने का मौका मिल रहा है और चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब तक वो पावर हमारे पास नहीं आएगा जिससे मैं समाज के लोगों का भला कर सकूं, इसलिए मुझे जिला पंचायत का जो है चुनाव लड़ने के लिए मैंने सोचा, अगर जनता ने मुझे चाहा, अवसर दिया, तो मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ जनता की आवाज बनूंगा और उनकी मदद करूंगा। जी मैं समाज के लोगों का दिल जीता और आज मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी हूँ। जी। मैं आपका क्वालिफिकेशन जानना चाहूंगा, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? जी, मैं बैचलर डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद लॉ भी किया है जी और पेशे से एडवोकेट भी हूँ। जी जी। तो आप अचानक चुनाव के क्षेत्र में कैसे आ गए? मैं देखिए भीम आर्मी एक संगठन चला रहा था। जी जी समाज के लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, गरीब लोगों को मारा जाता, पीटा जाता है और उनको थाने में सुनवाई नहीं होती। जी दर दर भटकते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। मैं ये सब देखते हुए मैंने उनकी आवाज उठाई, कई जगहों पे आवाज उठाई। पार्टी का जिला महासचिव होने के नाते आपने कौन कौन से सामाजिक कार्य करवाए हैं? आए दिन जो है घटनाएं होती हैं, मैं जाता हूँ, उनको न्याय दिलाता हूँ जी और सोशल मीडिया पे लोग मुझे जानते भी हैं कि कई ऐसे मामले इस क्षेत्र में हुए, कई लोग बीमार हुए और लखनऊ में मैंने भर्ती भी कराया उनको। जी भर्ती कराने के साथ में मुझे यहाँ तक जानकारी अगर आई कि उस मरीज को ब्लड की आवश्यकता है, तो मैंने भीम आर्मी के नौजवानों को ले जा करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मैंने ब्लड डोनेट करने का काम किया और कई ऐसे मामले हैं, लोगों की आवाज उठाया। जी कहीं भी शोषण होता है तो सबसे पहले मैं नजर आता हूँ। जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर आजाद जी, ये अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि एक घटना हुआ था मेरठ में, तो जा रहे थे तो उनके वो रास्ते में रोक दिया गया था, वो साइड से कूद करके भागे और बाइक से गए थे। तो आप उनसे कितनी प्रेरणा लेते हैं और आपने भीम आर्मी क्यों ज्वाइन किया? भीम आर्मी देखिए एक गरीबों की, पीड़ितों की, मजदूरों की और दलित मुस्लिम पिछड़ों की आवाज। जी आज वर्तमान सरकार में मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा शोषण अगर हो रहा है, दलित मुस्लिम पिछड़े लोगों का शोषण हो रहा है। जी यहाँ पे हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। अधिकारी और जो नेता हैं बीजेपी के, वो लोग सुनते नहीं है हमारी बात। जी इसलिए मैंने ठाना है कि भीम आर्मी चीफ को, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, हम और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पूरी ताकत और लगन के साथ में भीम आर्मी के नौजवानों ने ठान लिया कि 2027 में हम भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। जी। तो आप चुनाव पे आते हैं, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखी अब तक? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको सीधे सीधे दिखाऊं तो ये देखिए, सरकारी अस्पताल है सामने, जी इसकी आप दूरदशा देखेंगे तो शायद आपको शर्म आएगी। और यहाँ पे मैंने ये जानता हूँ कि यहाँ पे विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी लोग रहे। जी जी मैं उनका खुले आम तौर पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन देखिए आप सरकारी अस्पताल, इसकी क्या व्यवस्था। यहाँ पे मरीज आते हैं जी तो उनको सही तरीके से इलाज भी नहीं होता है और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप डिलीवरी केस कोई आ जाता है तो वहाँ की शौचालय की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जी और मैं इतना जानता हूँ, जिस दिन मैं जिला पंचायत बन गया तो यहाँ पे जो घूसखोरी चल रही है आशाओं के द्वारा, डिलीवरी केस आते हैं तो उनको ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, खाली थोड़ा सा कमीशन के चक्कर में यहाँ से भेज दिया जाता है दूसरी जगह पर डिलीवरी के लिए। जी जी। मैं जिस दिन जिला पंचायत बनूंगा तो ऐसे ऐसे डॉक्टरों को मैं बीच चौराहे पर नचाने का काम करूंगा, ये याद रहे हम लोगों को। मैं तो आप लोगों को खुले शब्दों में जो है आपके मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूँ। जी। इस सरकार में एक चीज ये देखा गया कि जब चुनाव आता है तो लोग कहते हैं कि इस सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं जब इस क्षेत्र में आ रहा था तो मैंने देखा है कि रास्ते का हालत क्या है। तो यहाँ से, यहीं से पास से ही गृह राज्य मंत्री रहे और उससे पहले विधायक हुए, उससे पहले सांसद भी थे, उसके बाद गृह राज्य मंत्री हुए। तो क्या ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए थी और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है लगभग उनको 10 साल होने वाला है। जी जब उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा ना कहीं हो कि तुकनिया के लोग उनकी
कुर्सी को पलट दे, ऐसी रास्ता थी यहाँ पे। तो सच बताऊं, यहाँ से आदमी निकलता था तो बिलाए तक, मेरा मानना है वो मन में ही गाली देते हुए जाता था विधायक और मंत्रियों को। जी जी खुल के ना कह पाए तो बेचारा मन में ही गाली देता कोसता चला जाता था। जी अब ये 2027 का चुनाव आ रहा तो विधायक ये सोचे कहीं ऐसा ना हो मेरी कुर्सी ही पलट जाए, तो ये जाकर के एक हाईवे अभी बना है। जी अब वो आपने देखा भी होगा। जी तो ये काम ये बड़ी मुश्किलों में जनता को देखने को मिला। जी और यहाँ पे जिला पंचायत भी बने। मैं जिला पंचायत की कार्यशैली को बताऊं तो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उन्होंने क्या काम किया क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया। कौन से किसानों के लिए चेक मार्क की व्यवस्था कराई? जो किसान अपने खेतों में फसल उगाता है और उसको लाने के लिए उसको कितना परेशानी करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर ट्राली वहां उनके खेत तक नहीं जा पाते हैं। जी मेरा मानना है कि अगर मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनूंगा तो उन किसानों के लिए सबसे पहले चेक मार्गों की व्यवस्था करूंगा, ताकि वो किसान अपने खेतों में फसल पैदा करें कि उनका ट्रैक्टर ट्राली उनके खेतों तक पहुंच जाए जी और वो जो पैदा करें उसको ला करके अपने जो है मार्केट में बेच सकें। जी अभी कुछ दिन पहले देखा गया था तिकोनिया में बुलडोजर चला था। जी, गरीबों तो पे बुलडोजर चल रहा है। जी गरीबों पर चल रहा है, अमीरों पर कहाँ चल रहा है? जी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से लेकर के निगासन तक चले जाइए, जाम लगी रहती है। सड़कों पे घर बने हुए हैं, पक्के पक्के मकान बने हैं, उनको नहीं हटाया जाता। जी उनको हटाया जाता है जिनकी झोपड़ियां पड़ी हैं, उनको हटाया जाता है। जो सड़कों के किनारे ठेले लगाते हैं, जी जिनका जीवन यापन उनसे चल रहा है। मैं आपको बताऊं, कोड़ियाला में जो घर उजाड़े गए हैं, जी वो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे थे टिक्की बेच करके, टिक्की समोसा, ठीक है। जी उनके घर उजाड़े गए, लेकिन उनके घर नहीं उजाड़े जाते जिनके पक्के मकान बने हुए हैं। ये दोहरी राजनीति, गरीबों के साथ शोषण हो रहा है इस सरकार में। गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनको मोदी जी ने कहा था कि मैं गरीबी हटाऊंगा, लेकिन मोदी जी गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं पूरी तरीके से। सही बताया जाए तो गरीबों को हटा रहे हैं। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद का। यदि आप जीतते हैं तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? मैं देखिए, सबसे पहले नौजवानों के लिए जी सबसे पहले मैंने जो है अपना जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया था, और इससे पहले भी कई मैंने शर्तें ये बोल चुका हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सबसे पहले उन नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा है खेलने की, कूदने की और कुछ कर गुजरने की, तो उन नौजवानों के लिए इस क्षेत्र में मैं जानता हूं कि कोई भी खेल का मैदान कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उन नौजवानों के लिए खेल का मैदान सरकार के द्वारा छुड़वा के रहूंगा और उसको क्रिकेट स्टेडियम में बनाकर रहूंगा, जहां पे मेरे नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवान उस क्रिकेट स्टेडियम में खेलें और अपनी प्रतिभा को उजागर करें। उन नौजवानों के लिए मैं हो सकता है अपने पास के पैसे से एक ट्रेनर रखूंगा और नौजवानों को तैयार करूंगा और तहसील से लेकर के स्टेट लेवल तक खिलाने का काम मैं खुद करूंगा। खेल के बारे में आपने जिक्र किया है, तो हम एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अपने जो विधानसभा 138 है, यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे कोई भी प्रतियोगिता ऐसा नहीं होता है जहाँ से खिलाड़ी चुन करके आगे जाएं। नहीं होता तो है। क्या कोई ऐसा नहीं कुछ सोचता होना कि चाहिए? इस उसके बात बारे में आपके पास कोई प्लानिंग है? कोई नहीं सोचता है। जी मुझे एक बार पावर देकर देखें मेरे नौजवान भाई, आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे, एक बार पावर देकर देखें और फिर 5 सालों में मैं वो करके दिखाऊंगा जिनके सपने हैं। उन नौजवानों के बेचारे सपने टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। उन सपनों को मैं पूरा करने के लिए उनके लिए बराबर मेहनत करता रहूंगा, चाहे मुझे खेल विभाग के मंत्री के पास जाना पड़े, वो जाऊंगा और मैं इस निघासन क्षेत्र में बड़े से बड़े प्रतियोगिता कराने का काम करूंगा। क्षेत्र में सड़क, पानी और शिक्षा को लेकर के आपकी क्या योजना रहेगी यदि आप चुन करके आते हैं? देखिए, मैंने आपसे बोला कि किसानों के लिए वो चौड़ीकरण, वो चकमार्ग तैयार करेंगे और जहाँ पे रोड सड़क नहीं बनी है, जहाँ पे गरीब बेचारे बसे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उन तक पहुंचाने, उनके तक मैं नाली निर्माण करवाने का काम करूंगा और वहां तक सड़क बनवाने का काम करूंगा। दूसरा, मैंने सोच रखा है जैसे जिला पंचायत बनूंगा इस क्षेत्र में, इंटर कॉलेज तो बने हैं लेकिन सारे प्राइवेट, सरकारी इंटर कॉलेज कोई नहीं। मैं जिला पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत इंटर कॉलेज का निर्माण करवाऊंगा। उसके लिए मुझे जिला अधिकारी से मिलना पड़े और
खुद मैं हो सकता है तो मैं मुख्यमंत्री जी के पास ये मांग लेकर के जाऊंगा और उनको ज्ञापन सौंपने का काम करूंगा और जी पूरी ताकत लगा दूंगा जिला पंचायत इंटर कॉलेज बनाने के लिए। जी। दलित, पिछड़े और गरीबों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? यदि आप चुन करके आते हैं तो विशेष क्या करेंगे इनके लिए? देखिए, जिला पंचायत जीतने के बाद दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए तो मैं बराबर लड़ ही रहा हूँ, जी दलित पिछड़े मुस्लिमों के लिए। और ज्यादातर टारगेट किया जाता है मुस्लिमों को, पिछड़ों को, दलितों को, तो शोषण नहीं होने दूंगा इस क्षेत्र में, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे रात के 12 बजे मेरे समाज के लोग बुलाएंगे, जी दलित पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ शोषण होगा तो वहां दीपक जाटव नजर आएगा। जिला पंचायत सदस्य पद समाज में और राजनीति में क्या महत्व रखता है? क्योंकि लोग जब जिला पंचायत चुने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे बस से बाहर है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता होगी ना तो क्या नहीं आता क्या आता है वो खुद ला सकता है। जी मैं क्यों कहूं कि ये चीज नहीं आती है? जी मेरे अंदर क्षमता है तो वो मैं जिला पंचायत क्षेत्र के बाहर से भी ला सकता हूं। मैं उन नेताओं से मांग कर सकता हूं, उनके दरवाजे पे बैठ जाऊंगा जाकर के, जो विधायक, जो जनता यहाँ की चुनती है विधायकों को, जी वो विधायक वो काम नहीं करवाते हैं तो जिला पंचायत के अंदर इतनी क्षमता होती है, अपने क्षेत्र के लोगों को ले जाकर के उनके दरवाजे पे बैठने का काम करूंगा। जी ये नहीं कहूंगा कि ये काम नहीं आता है, वो काम दीपक जाटव करवा सकता है। जी। युवाओं के बारे में तो आपने बताया है, जी। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। महिलाओं के लिए आपके पास ठोस योजना क्या होने वाली है? देखिए, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं जी शिक्षित हैं और नौकरी भी नहीं मिल रही सरकार में, अब देख जी ही रहे हैं। मेरी पहली सोच है कि 13 पंचायतें हैं, इन 13 पंचायतों में मैं कोचिंग सेंटर डलवाने का काम करूंगा जिला पंचायत बनने के बाद। जी उन कोचिंग सेंटरों में वो फ्री कोचिंग सेंटर होगी जिसमें हर पंचायत में कम से कम 100 बच्चे उस कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे। उस कोचिंग सेंटर में जो अध्यापिकाएं रखी जाएंगी वो लेडीज होंगी। उन लेडीज अध्यापिकाओं का खर्च वहन दीपक जाटव करेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचाएंगे और आप उसकी सूची किस प्रकार से तय करेंगे कि कौन सही पात्र व्यक्ति है? मैं खुद जो है हर शनिवार को कैंप लगाऊंगा इस कार्यालय पे जिला पंचायत बनने के बाद, और हर 15 दिन में अपनी कम से कम 3 पंचायतों का भ्रमण करूंगा और उन गरीबों तक पहुंचने का काम करूंगा जहां तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की ज़रूरत है। और क्षेत्र के जो स्कूल बने हुए हैं सरकारी स्कूलों, उनका भ्रमण करूंगा, उनकी जांच करूंगा कि यहाँ पर सही शिक्षा बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, खान पीन अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर 15 दिन में जो है निरीक्षण किया जाएगा दीपक जाटव के द्वारा। आप एक युवा हैं और अधिकतर प्रत्याशी जो आ रहे हैं काफी एजेड लोग आएंगे। बाकी सभी प्रत्याशियों को आप चुनौती किस प्रकार से देंगे और युवाओं को अपने तरफ कैसे जोड़ेंगे, और जो बुजुर्ग हैं उनको आप किस प्रकार से अपने तरफ जोड़ेंगे? क्योंकि उनका एक कहना होता है कि ये तो नौसिखिया है और अभी चुनाव में आया है, ये क्या करवाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। उन जो बुजुर्ग लोग हैं मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और मैं उनसे बस एक शब्द कहता हूं कि देखिए, मैं 25 वर्ष का हूं जी और आप मुझे 5 साल के लिए मात्र चुनेंगे, जी ठीक है? उसके बाद इस स्थिति में मैं ये जानता हूँ आज की नेचुरल में लगभग सभी 50-60 साल तक तो लोग जी रहे हैं, जी इससे ऊपर नहीं जी पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं 25 साल में अगर आपने मुझे जिला पंचायत बनाया तो मैं मात्र 5 साल के लिए जिला पंचायत बनूंगा, और 5 सालों में मैं उन काम को नहीं किया तो उसके बाद भी मुझे 60 साल जीना पड़ेगा, 20 साल मुझे और जीना पड़ेगा। तो मैं ये जानता इन 5 सालों में अच्छा काम नहीं किया तो 20 साल उन बुजुर्गों का मुझे गाली सुनना पड़ेगा। जी तो मैं ये जानता हूं इन 5 सालों में ऐसा काम करूंगा कि वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो मेरी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, ताकि मैं क्षेत्र से निकलूं तो एक बार कहें बेटा क्या हाल है, जी आपको मैंने चुना, आपने वो काम करके दिखाया जो मुझे 25 साल 30 साल तक पिछले में मैंने नहीं देखा वो काम। जी मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ उन बुजुर्गों का। एक बार आशीर्वाद देकर देखें, 5 साल के बाद उनके पास फिर ताकत होगी और मुझे उखाड़ करके फेंक दे, मुझे कुर्सी से हटा दे, जी मैं उनके हाथों में वो ताकत फिर मिल जाएगी। जी लेकिन अगर वो चाहेंगे तो ये नौजवान जिला पंचायत तक नहीं रुकेगा और हो सकता है उनका आशीर्वाद रहेगा तो और आगे जाने का काम करूंगा और उनकी आवाज को बुलंद करूंगा, उनकी जो पीड़ा को
आगे पहुंचाने का काम करूंगा और जल्द ही जल्द उनकी पीड़ा को दूर करने का काम करूंगा। जी। अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चल रहा है, यूजीसी बिल जो आया था उसको लेकर के पूरे देश में विरोध देखने को मिला और काफी जगह पे स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज भी हुआ, गिरफ्तार भी किए गए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूजीसी बिल गाइडलाइन जो आई, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। जी वो गाइडलाइन दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए है कि जो यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता है, शोषण होता है मुस्लिमों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, जी उस पर रोक लगता और एफआईआर दर्ज होती। जो विद्यार्थी जो उन छात्रों के साथ करते, जी तो उन पे एफआईआर दर्ज होती। इसीलिए मैं ये मानता हूँ, इसका विरोध क्यों? जी अगर यूजीसी गाइडलाइन ये आई है तो ये किसके लिए है? हाँ, आप अगर शोषण नहीं करते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं, लोगों का शोषण नहीं करते हैं वहां पे छात्रों का, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जी कहीं ना कहीं मैं ये जानता हूं कि आप भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं। रोहित वेमुला जैसे लोग जो 2016 में आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया, जी वो विद्यार्थी जिसके साथ शोषण हुआ, जातिगत भेदभाव हुआ, वो भी पिछड़े वर्ग का था। जी मेरे पिछड़े समाज के लोग शायद यूजीसी बिल के बारे में नहीं जानते हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि यूजीसी बिल है क्या। जी मैं उन नौजवानों से कहता हूं कि आप गूगल पे सर्च करिए, पता करिए कि रोहित वेमुला जैसे लोग आखिर अपने आप में सुसाइड क्यों कर लिया, जी आत्महत्या क्यों कर लिया, आत्महत्या करने पे क्यों मजबूर हो गया। वो जेएनयू के बाहर बेचारा बैठा रहा, आंदोलन करता रहा, लेकिन उसकी कोई सपोर्ट नहीं, कोई समर्थन नहीं हुआ। जी और आज भी मैं जानता हूं कि वहां के प्रोफेसरों के साथ भी भेदभाव होता है, जो दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग होते हैं। जी वहां नौजवानों के साथ भेदभाव होता है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता है। आज रैंकिंग शायद हमने वीडियो में, पिक्चरों में देखते थे, वो यूनिवर्सिटियों में आज भी हो रहा है। जी और उन रैंकिंगों को रोकने के लिए ये यूजीसी गाइडलाइन आई है। जी भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी गाइडलाइन आई है। जी रोहित वेमुला और पायल तड़वी, जी ये दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बारी बारी से, इन दोनों ने जब सुसाइड किया तो इन दोनों की माताओं ने केस किया था, जी। तो उसी के तहत ये आया था। ये लाइन जी। गाइडलाइन आई है। तो लेकिन इसका तो विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और क्या आपका चुनाव संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक जरिया है? देखिए, पार्टी और संगठन को तो, अगर पार्टी संगठन से कोई प्रत्याशी जुड़ा है तो उसको बढ़ाने के लिए तो चुनाव लड़ा ही जाता है। जी और हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातवाद नहीं है, सभी का सम्मान है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का, सभी का सबको सम्मान देते हैं। जी सभी हमारे लिए जो है सम्माननीय है। जी मैं सबका सम्मान करता हूँ, पार्टी भी हमारी सम्मान करती है सबका। जी हो सकता है मैं जिला पंचायत बनूंगा तो पार्टी का और भी तेजी से विस्तार होगा, यहाँ पे जी संगठन का विस्तार होगा। भाई चंद्रशेखर आजाद को हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जी सामाजिक समरसता और भाईचारे को आप किस प्रकार से मजबूत करेंगे? देखिए, मेरे अंदर हर धर्मों का सम्मान है, जी चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो। जी और मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ, वो धर्म है इंसानियत का धर्म। जी और प्रकृति ने हमें इंसान बनाया है, तो मैं इंसानों से इंसानों का भेद नहीं करता हूँ। जी यही मेरा प्यार है, सम्मान है, और लोगों को अपने प्यार और भाव मोहब्बत से जो है जोड़ रखा हूँ। जी इस क्षेत्र में आप मेरे बारे में पता करेंगे तो शायद यही बताएंगे कि वो लड़का ऐसा है कि उसके अंदर किसी के प्रति भेदभाव नहीं। मैं ना हिंदू करता हूँ, ना मुस्लिम करता हूँ, ना सिख ईसाई, किसी से नफरत नहीं करता, और ना ही मैं नफरत का जो है राजनीति करता हूँ। जी कई क्षेत्रों में या गांव में ये देखा जाता है, लोग ये कहते हैं कि फला कैंडिडेट अगर जीत गया तो मुस्लिम हम पे अत्याचार करने लगेंगे। कोई कहता है कि अगर फला कैंडिडेट जीत गया तो हिंदुओं का फायदा होगा। तो ये विचारधारा जो है ये किस प्रकार से दूर होगी और लोगों में आपसी प्रेम भाव कब बनेगा? देखिए, वो राजनीतिक मुद्दा है, ये सिर्फ बीजेपी का मुद्दा है, और कोई पार्टी ऐसे ही मुद्दा नहीं उठाती है। जी हम ये जानते हैं 2014 से पहले क्या मुस्लिम किसको मार रहे थे, और 2014 के बाद किसको मार रहे हैं। जी ना कभी हिंदू खतरे में था, ना है और ना रहेगा। जी देखिए, यह देश हर धर्मों का है, संविधान ने हमें आजादी दी है सभी धर्मों का सम्मान करने का, किसी भी धर्म का अपमान करने का नहीं। जी और ये गंदी सोच के लोग, प्रत्याशी जो होते हैं, उनकी ये सोच होती है, वो सिर्फ अपनी राजगद्दी के लिए ऐसा काम करते हैं। जी मैं तो हर धर्म के लोगों को मैं यही संदेश दूंगा कि अपने आप की, अपने विवेक को थोड़ा सा बढ़ाइए और समझिए कि ये सिर्फ कुर्सी के लिए आपको हिंदू धर्म खतरे में बताएंगे, और अपनी कुर्सी के लिए
मुस्लिमों को गलत बताएंगे, हिंदुओं को गलत बताएंगे। अपने आप को समझिए जी और इंसानियत के नाम पर उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो हर धर्मों का सम्मान करे। जी। आप यदि चुने जाते हैं तो समाज में जागरूकता किस प्रकार से फैलाएंगे कि लोग शिक्षा की तरफ बढ़े और पढ़े लिखे लोग राजनीति में भी आए ताकि क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके और लोगों में प्रेम भाव भी बना रहे। मैं अभी आपसे बताया कि मैं शिक्षा के प्रति ज्यादा काम करूंगा, क्योंकि जी मुझे पता है शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे जैसे नौजवान अगर तैयार हो जाएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे और मेरे जैसे नौजवान तैयार होंगे, तो मैं ये जानता हूँ भ्रष्टाचार खत्म होगा। बड़े बड़े जो नेता राजाओं के बेटे राजा बन रहे हैं वो नहीं बन पाएंगे, और वो राजा बनेगा जो झोपड़ी से निकल कर आया है, वो राजा बनेगा, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको राजा बनने का अधिकार है। मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्षेत्र में मैंने ये भी कहा है आपसे, मैंने इससे पहले भी बोला कि मैं कोचिंग सेंटर चालू करूंगा उन नौजवान उन गरीबों के बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश। उनके जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर होगी। वो महिलाएं जो बहनें पढ़ लिख करके घर में बैठी हुई हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैं ये जानता हूँ उनको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। उन्हीं के क्षेत्र में 1 घंटे 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको सैलरी देने का काम मैं खुद करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका व्यक्तिगत स्टैंड क्या रहेगा? मेरा व्यक्तिगत स्टैंड देखिए, मैं तो खुलेआम पे कहता हूँ कि अगर थाने में भ्रष्टाचारी होगी, घूसखोरी होगी, जिस दिन मुझे पावर दे देगी ये क्षेत्र की जनता, तो मैं किसी गरीब को लुटने नहीं दूंगा। उन दलालों की दलाली बंद कर दूंगा जो दलाल थानों में जा करके गरीबों को लुटवाते हैं। अगर उनके पास एक मामला अगर आ जाता है तो भले गरीब परिवार का 10 बिस्वा की जमीन भी होगी उसको भी गिरवी रखवा देते हैं, उनको बिकवा देते हैं। जी तो वो काम नहीं होने दूंगा। और जब मेरे तक वो बात आएगी तो ये ध्यान रखे, चाहे वो थाने के इंस्पेक्टर हो जी या फिर वो दलाली करने वाला दलाल हो, उसको जेल भिजवाने का काम करूंगा। इंस्पेक्टर साहब को जो है ट्रांसफर करवाने का काम करूंगा, हो सकता है तो उसको स्थगित करवाने का काम करूंगा। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। जी। आप बहुत ही प्यारा बोल रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यदि चुनाव लड़ रहे हैं आप, अभी चुनाव क्लियर नहीं हुआ है, आप चुनाव यदि लड़ रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत 10 वादे क्या होंगे जो आप जनता से करते हैं? 10 वादे देखिए मैंने तो सबसे पहले खेल का मैदान हो गया, जी दूसरा जिला पंचायत इंटर कॉलेज हो गया, जी तीसरा उन किसानों के लिए चकमार्ग हो गया। जी जो किसान खेत में फसल पैदा करते हैं, किसी कारणवश चकमार्ग नया होते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है, जी चकमार्ग पहुंचाने का काम। पांचवा वो विधवा पेंशन, जी जो दलाल गांव गांव घूमते हैं विधवा पेंशन के नाम पर ठगी करते हैं, मैं हर शनिवार को इस कार्यालय पे कैंपस लगाऊंगा उन विधवा महिलाओं के लिए जो जिनको पेंशन मिलना चाहिए जी लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही। उन विधवा महिलाओं के लिए कैंप लगेगा हर शनिवार को। आए और उनकी ऑनलाइन होगी, कोई फीस नहीं होगी। मैं खुद जो है मेहनत करके उनको भी पेंशन दिलवाने का काम करूंगा। जी छठा काम, गांव के बाहर खड़ंजे लगे हुए हैं उनको मैं जो है पक्की सड़क बनवाने का काम करूंगा। जो जिला पंचायत के माध्यम से जो सड़कें आती हैं उन सड़कों को मैं पूरी तरीके से पक्की सड़क बनवाने का काम करूंगा और नौजवानों के लिए अच्छा काम करूंगा। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपके क्षेत्र में जल भराव की समस्या रहती है? बहुत ज्यादा जल भराव की समस्या रहती है। मेरा घर जहाँ है जी वहां पे हमारे चौगुर्जी के लोग बसे हुए हैं, आए हुए हैं, और तिकुनिया गांव के लोग हैं उधर बसे हुए हैं, और उधर एक बरसोला कला गांव है जी जहाँ पे पानी की समस्या आए दिन रहती है। वहां पे नाला ना होने के कारण उनके घरों तक पानी पहुंचता है। जी मैं ये जानता हूँ, मैंने कई बार आवाज उठाई, एक बार नाला सफाई हुई लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी पानी, अभी जो है बारिश होने लगेगा तो उनके घरों तक पानी भर जाता है। इनके बच्चे काफी स्कूल जाते हैं तो काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। बच्चे जो है उन पानियों में गिर जाते हैं, बेचारे बेग लागते हुए जाते हैं तो गिर जाते हैं, गंदा पानी भी उनके मुंह में चला जाता है, पेट में चला जाता है। जी काफी मतलब देखा जाए तो जीव जंतु देखे जाते हैं उन पानियों में आ जाते हैं, मगरमच्छ जैसे जानवर भी मैंने देखा है इससे 2 साल पहले। जी और मैं पूरी ताकत के साथ में, अगर वो मुझे आशीर्वाद मिलेगा उन लोगों का, जी तो वहां पे नाला निर्माण करवाने का काम करूंगा और उन पानी का निकासी भी करवाने का काम करूंगा ताकि उनके घरों के बच्चे सुरक्षित रहें और उनको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। जी। राजनीतिक पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालयों में
जो स्थिति इस समय है बच्चों की उपस्थिति और उनकी पढ़ाई को लेकर के, आप उसको कैसे देखते हैं? और यदि आप चुने जाते हैं, तो विद्यालयों में जो अध्यापक हैं, उनको इतना कार्य दिया जा रहा है कि वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे और कैसे सही करेंगे अपने क्षेत्र में? मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता कि टीचरों को काम क्यों दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है टीचरों का भी, जी, जिनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है, उनसे कुत्तों की गिनती करवाने के लिए काम दे दिया जाता है। अब ये सोचिए, ये सरकार, वो पढ़ा लिखा आदमी जो बीएड करके, बीटीसी करके सरकारी नौकरी पाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा शिक्षा देने के लिए, वो जिसे हम लोग गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, जी, उसको जो है ऐसे ऐसे काम दे देते हैं। अभी आपने भी देखा होगा अखबारों में कि वो शिक्षक कुत्तों की गिनती करेंगे, क्षेत्र में कितने कुत्ते जो है आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जी, बताइए। जी, ऐसे ऐसे काम उन शिक्षकों को दिया जा रहा है। आज एसआईआर में कहीं बड़ा उनको परेशान किया जा रहा है, जी, तो कहीं और क्या नाम है, जनगणना के लिए, हाउस लिस्टिंग के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे काम दिए जाते हैं जिससे जो सरकारी टीचर जिनकी सैलरी है 70-80 हजार होती है, उनकी सैलरी इसलिए दी जाती है कि आप गरीबों के बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए। लेकिन गरीबों को, मैं ये जानता हूँ, ये सरकार चाहती है कि मैं इन टीचरों को शिक्षा के लिए नहीं रखा हूँ, अपना काम करवाने के लिए रखा हूँ। शिक्षा के लिए इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकारी स्कूल के टीचर हैं। ये सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीबों के बच्चे हैं, जी, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बच्चे हैं, जो बेचारे अपने बच्चों को इसीलिए सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, भेजते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। जी, इसलिए इन टीचरों को मैं ऐसे ऐसे काम में लगाऊं ताकि उनके बच्चे शिक्षित ना बन पाए, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण ना कर पाए। ये सोच ये बीजेपी सरकार की। जी, ये बच्चे, गरीबों के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, तो सवाल करने लगेंगे इस सरकार से। जी, इनकी सोच यही है। मैं तो ये जानता हूँ कि 80 हजार रुपए अगर सैलरी देते हैं, तो ये जो प्राइवेट काम जो करवा रहे हैं, ये जो इनके लिए, क्या आप बड़े बड़े बच्चे, अच्छे खासे बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए अलग एक वैकेंसी निकालिए, उनको भर्ती करिए, ये काम करवाइए। 80 हजार रुपए, 70 हजार रुपए टीचरों को आप दे रहे हैं, तो बच्चों के लिए दे रहे हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाइए। मैं ये जानता हूँ यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, मैंने कभी एक वीडियो नहीं देखी, ना विधायक की देखी ना सांसद की देखी, कि कोई विधायक सांसद अपने क्षेत्र में जा करके किसी स्कूल का भ्रमण किया हो, वहां जी, के बच्चों से सवाल किया हो कि आपको सुविधा कैसी मिल रही है, आपको शिक्षा अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई भी वीडियो मुझे आज, मैं जानने वाला कम से कम, आज मैं 26 साल का हो गया, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी आज तक। जी। एक चीज और भी है, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनका भी तो काम है ना कि अपने विकास खंड में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसका निरीक्षण करें और ये जायजा लें कि पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, वो विभाग के आदमी है, जी, चाहे हम हो या आप हो, स्टाफ का आदमी आपस में मिल ही जाता है। जी, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो टीचर जी, है, तो उन्हीं के स्टाफ के। जी, तो कहाँ देखने आएंगे? अगर देखने भी आएंगे तो आएंगे तो मिठाई मिल जाएगी पहले से ही। जी, भाई मिठाई मिल जाएगी, चाय मिल जाएगी, समोसा मिल जाएगा, वो खा के निकल जाएंगे। कौन सा बच्चों से सवाल करते हैं? मुझे एक भी वीडियो दिखाइए कि बच्चों से सवाल किया गया हो, जी, या फिर किसी टीचर की जो है क्लास लगाई गई हो, देखा गया हो। जी। ऐसा कुछ नहीं। तो स्टाफ का मामला है। तो क्या मैं ये ये सही जानता है? हूँ, जनता चुनती इसलिए है, हम जो है जनप्रतिनिधि अगर हम चुनते हैं, तो इसलिए चुनते हैं ताकि वो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, जी, हमारे बारे में सोचे, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचे कि हमारे बच्चे अगर जवान होंगे तो आगे क्या करेंगे। जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जी। आप विरोधी पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पार्टी विरोधी हैं, लेकिन मैं क्षेत्र का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, यहाँ पे पार्टी विशेष से मुझे किसी को दिक्कत नहीं है। जी, मैं यही चाहूंगा कि आप अगर किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, तो उस पार्टी का जो है आपसी मतभेद छोड़ करके, पार्टी का मतभेद छोड़ करके किनारे करिए, और यहाँ पे ये देखिए कि एक ऐसा नौजवान आपके बीच में जिसका नाम है दीपक जाटो, उसको चुनिए और उससे काम लीजिए, क्या, ताकि आपको पता भी है ये एक ऐसा नौजवान है जिसके घरों पर आप देखेंगे जाकर के तो शायद टीन का छत भी नहीं है, टीन पड़ी हुई है। तो मैंने आज कम से कम 6-7 सालों से संघर्ष किया है, और संघर्ष के बदौलत आज जो है इस पद पे, अभी पद तो मुझे मतलब संगठन के माध्यम से मिला है, जब पहचान मुझे अपने संघर्षों पे मिला है। जी, तो मैं ये जानता हूँ, आप सोचिए, आप मुझे चौराहे पे रोक सकते हैं, लेकिन किसी राजा के बेटे को चौराहे पे नहीं रोक सकते हैं, किसी अमीर बिरादरी के
प्रत्याशी को आप चौराहे पे नहीं रोक सकते, आप मेरे दरवाजे पे आ सकते हैं, जी। आप मेरे घर पे आ सकते हैं, आप मुझे जानिए पहचानिए और आप पार्टी की जो मतभेद आप अलग करके और आपसी भाईचारा को बनाइए और मुझे वोट दे करके एक बार विजयी करिए, आप जी। लायक बनाइए, फिर आप मुझसे काम लीजिए। मैं आपको ये नहीं देखूंगा आप बीजेपी के हैं, आप सपा के हैं, आप कांग्रेस के, मेरे अंदर ये भावना नहीं होगी। मैं ये जाऊंगा आप मेरे क्षेत्र के आदमी हैं, मेरे लिए आपने मुझे वोट दी है, मुझे इस लायक बनाया, मैं आपकी मदद पूरी तरीके से करूंगा। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने ये कहा कि पंचायत स्तर पे जो भी चुनाव हो रहा है सिर्फ विचारधारा में तो रखती है और जो क्षेत्र में लोग हैं वो सब अपने हैं और उन सबके लिए एक बराबर सोचना चाहिए। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता से या मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। और क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी वीडियो तक को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। बस यही चाहूंगा और आपको जो है सपोर्ट करें। धन्यवाद। अपने लिए चुनाव और के लिए मैं तो बस जनता से यही कहूंगा कि आप मुझे एक बार मौका देकर देखिए, उसके बाद आपके बाद फिर वो ताकत मिलेगी। 5 साल के बाद आप चाहे तो मुझे कुर्सी से उठा दें, चाहे तो कुर्सी के और आगे कुर्सी पहुंचाने का काम करें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपने आपका भी बहुत अपना बहुत समय धन्यवाद। दिया हमें। तो ये थे निघासन प्रथम से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी दीपक जाटव जी, जो भीम आर्मी से जिला महासचिव हैं और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हर एक प्रत्याशी की विचारधारा आपके बीच लाई जाए ताकि आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने में आसानी हो और आप अपने क्षेत्र का विकास बेहतर करा सके। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।